आज लॉकडाउन 4 का आखिरी दिन है। हर कोई ये जानना चाहता है कि कल से क्या नई रियायतें मिलेंगी, उनके आसपास क्या खुलेगा। कल रात गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिससे देश लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ बढ़ेगा। एक जून से देश में लागू होगा अनलॉक 1। लॉकडाउन 5 का नाम अब हो गया है अनलॉक 1। जून में लोगों को मिलेगी बड़ी छूट। सावधानी और संयम से हारेगा कोरोना। लॉकडाउन का लॉक खोलने के लिए मोदी प्लान तैयार। जी हां, आखिरकार शाम ढलने से पहले ही मोदी सरकार ने लॉकडाउन का ताला धीरे धीरे खोलने का ऐलान कर दिया है। 31 मई को लॉकडाउन 4 की मियाद खत्म हो रही थी और उससे पहले गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी करते हुए 1 जून से आगे की गाइडलाइन तय कर दी है। और सबसे खास बात यह है कि इसे लॉकडाउन 5 का नाम ना देकर अनलॉक 1 कहा गया है, जहां रियायतों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है। 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट और मॉल शर्तों के साथ खोल दिए जाएंगे। धार्मिक स्थलों के दरवाजे भी 8 जून से खुल जाएंगे। देश में अब कहीं आने जाने पर रोक नहीं होगी। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरूरत भी नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर आर्थिक गतिविधियों में छूट मिलेगी। औद्योगिक संस्थानों को भी 8 जून के बाद खोल दिया जाएगा। बड़ी खबर यह भी है कि ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन की कैटेगरी को खत्म करके सिर्फ कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। अनलॉक 1 क्या है, इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी देश के गृह मंत्री अमित शाह ने खुद आज तक के मंच से दी। अनलॉक 1 को कैसे समझे आम दर्शक जो आपको इस वक्त सुन रहा होगा? देखिए, अनलॉक 1 संयम के साथ गतिविधियों को चालू करना है, सावधानी के साथ कोरोना पर विजय प्राप्त करनी है और सबके सहयोग से इस संकट से बाहर निकलने का नाम है अनलॉक 1। सरकार का संदेश साफ है कि अब कोरोना के साथ जंग लड़ते हुए ही आगे बढ़ना होगा। लिहाजा अनलॉक 1 में रियायतों की भरमार है। हालांकि कई मुद्दों पर ताला अभी भी लगा रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हॉल और जिम को खोलने की फिलहाल इजाजत नहीं है। राजनीतिक सभाओं पर भी फिलहाल पाबंदी जारी रहेगी। पार्क में भी लोगों के घूमने फिरने पर प्रतिबंध होगा। सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना जरूरी होगा। शादी समारोह में 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे और अंतिम संस्कार में 20 लोग। दुकानों में एक साथ सिर्फ 5 लोग खरीदारी कर सकते हैं। रात में कर्फ्यू के समय को बदलकर अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोरोना से जंग हिंदुस्तान जरूर जीतेगा, लेकिन सावधानी का पालन जरूरी है। सावधानी, 2 गज की दूरी और इसके साथ सफलतापूर्वक मतलब बचकर जीने की आदत, ये 3 चीजें जो मोदी जी ने देश की जनता को कहा है, मुझे लगता है कि भारत इसके साथ रहेगा। मतलब साफ है कि अब कोरोना के साथ चलते हुए इससे लड़ना भी है, इसे हराना भी है और अब अनलॉक 1 में इसकी शुरुआत इसे अंजाम तक पहुंचाएगी। मंजीत नेगी और कमलजीत संधू के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। 1 जून से लागू होने वाले अनलॉक की प्रक्रिया भी 3 चरणों में पूरी होगी और हर फेज में चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन को खोला जाएगा। केंद्र ने शिक्षण संस्थानों को खोलने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। अब लॉकडाउन पुरानी बात है। 67 दिन बाद देश में बंदी के बादल छट रहे हैं। बंद ताले खुल रहे हैं। सरकार ने वैसे तो लॉकडाउन 4 में ही रियायत देनी शुरू कर दी थी, लेकिन अब रियायतों का दायरा तेजी से बढ़ाने पर मुहर लग गई है। सरकार ने अब लगभग हर जगह ढील देने का मन बना लिया है, लेकिन यह भी तय है कि ये छूट धीरे धीरे लागू होगी। लॉकडाउन को अचानक लागू करने का फैसला फैलते कोरोना को रोकने का सबसे कारगर हथियार था, लेकिन अब बंद पड़ी अर्थव्यवस्था को खोलने की जरूरत है ताकि लोगों की जिंदगी पटरी पर लौट सके। लिहाजा सरकार ने देश को अब धीरे धीरे अनलॉक करने का फैसला किया है। लॉकडाउन को अचानक लागू करने का फैसला फैलते कोरोना को रोकने का सबसे कारगर हथियार था, लेकिन अब बंद पड़ी अर्थव्यवस्था को खोलने की जरूरत है ताकि लोगों की जिंदगी पटरी पर लौट सके। लिहाजा सरकार ने देश को अब धीरे धीरे अनलॉक करने का फैसला कर लिया है। सरकार ने फैसला लिया है
कि अनलॉक को 3 फेज में लागू किया जाएगा। पहले चरण में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च खोले जाएंगे। होटल, रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत होगी। 8 जून से सैलून खुल जाएंगे। शॉपिंग मॉल को भी खोलने की अनुमति दे दी जाएगी। दूसरे चरण में स्कूलों, कॉलेजों, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से विमर्श के बाद जुलाई महीने में खोलने की अनुमति दी जाएगी। वहीं तीसरे चरण में अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा, मेट्रो सेवा, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल को खोलने का फैसला लिया जाएगा। बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल भी इसी चरण में खोले जाएंगे। कहने की जरूरत नहीं कि ये छूट जिम्मेदारी भी लाने वाली है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य है। सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना होगा। ये जरूरी है कि रियायत के बीच लोग सावधान रहें। जहां तक इसका टीका या मेडिसिन, दवाई बन नहीं जाती है, कोरोना का अंत कैसे आएगा वो सबके मन में सवाल बना है, विश्व भर के मन में है। परंतु सावधानी, 2 गज की दूरी और इसके साथ सफलतापूर्वक मतलब बचकर जीने की आदत, ये 3 चीजें जो मोदी जी ने देश की जनता को कहा है, मुझे लगता है कि भारत इसके साथ रहेगा। वहीं कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। 3 फेज में धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने का फैसला सोची समझी रणनीति का हिस्सा है और इसकी सबसे बड़ी वजह कोरोना का बढ़ता ग्राफ है। कमलजीत संधू के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। केंद्र सरकार ने अनलॉक 1 में धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दे दी है। 8 जून से धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे, वो भी नियमों के साथ। धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग कई दिनों से हो रही थी, मगर अब जाकर धर्मावलंबियों की सरकार ने सुन ली है। फिर से मंदिरों में होगा मंत्रोच्चार। आरती के आलोक में चमकेगी आस्था। घंटों और शंखों की ध्वनि धर्म की पताका को लहराएगी। फिर से मस्जिदों से आएगी अजान की पाक आवाज। नमाजी मस्जिद में पढ़ेंगे नमाज। गुरुवाणियों से गूंजेंगे गुरुद्वारे। गुरुद्वारों में फिर से होगी अरदास। चर्च में जलेंगे दीपक, लोग करेंगे प्रार्थनाएं। तो पूरे देश में 8 जून से धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग कई दिनों से हो रही थी। अब सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, उस गाइडलाइन के हिसाब से 8 जून से सारे धार्मिक स्थल नियमों के साथ खोल दिए जाएंगे। सरकार की गाइडलाइंस के साथ ही कई जगह मंदिरों को खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। ये सोमनाथ मंदिर की तस्वीरें हैं। मंदिर लॉकडाउन में श्रद्धालुओं के लिए बंद था, मगर अब इसे श्रद्धालुओं के लिए खोलने की तैयारी हो रही है। सरकार की गाइडलाइंस के साथ ही मंदिरों को खोलने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लेकिन केंद्र सरकार की गाइडलाइन के पहले ही कर्नाटक और पश्चिम बंगाल ने अपने यहां 1 जून से धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत दे दी थी। जो सरकार ने लॉकडाउन 4 के बाद जो अब नई गाइडलाइन निकाली है, अनलॉक करने की जो बात है, अनलॉक 1 की जो बात है, तो 8 जून से वो लागू होगा। जो सबसे पहले जो चीजें खुलेंगी उनमें मंदिर, मस्जिद भी शामिल है। लेकिन अभी जो हमारी बात हुई है मंदिर प्रशासन से, उनका कहना है कि अभी वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब मंदिर खुलेगा तो किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों से पालन करवाया जाएगा, किस तरीके से प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अभी मंदिर प्रशासन इन चीजों पर बातचीत कर रहा है। अलग अलग शहरों में धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग लगातार हो रही थी। देवघर में श्रावणी मेले की मांग श्रद्धालु कर रहे थे, तो गया में भगवान विष्णु के भक्त चाहते थे कि मंदिर खुल जाएं। वाराणसी में यज्ञ हवन करते पंडा पुरोहित भी सरकार से मांग कर रहे थे कि नियमों के साथ ही सही, मगर धार्मिक स्थलों को खोल दिया जाए।
रोज़ आराधना भगवान की पूजा करते हैं। आज भी हमने उसी प्रकार से आराधना पूजा की और परमात्मा से ये कहा कि अब आगे भक्तों से मिलने का कोई रास्ता निकालें प्रभु, क्योंकि अब लॉकडाउन 5 अगर लगता भी है तो मठ मंदिरों के कपाट खुलना चाहिए। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, इबादतगाह हैं, उनको सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन और रिस्ट्रिक्शंस के साथ खोलने का जो ऐलान किया उसका हम दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं और तमाम इबादतगाहों के जिम्मेदारों से यही अपील करते हैं कि इस सिलसिले में जो भी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं या जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस बनाए उस पर पूरी तरीके से अमल किया जाए। इधर मध्य प्रदेश में भी धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग हो रही थी। मेरी तो ये मांग है नरेंद्र मोदी जी से और शिवराज सिंह चौहान से कि जो सोशल डिस्टेंसिंग आप दुकानों में कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मंदिरों में क्यों नहीं कर देते? मस्जिदों में कर दीजिए, गुरुद्वारा में कर दीजिए, चर्च में कर दीजिए। मंदिरों पर ताला लगने से ठाकुर जी की सेवा नहीं हो रही है और जितने पुजारी हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। पंजाब में तो कांग्रेस सरकार पर अकाली दल हमलावर था कि कैप्टन सरकार शराब के ठेके तो खुलवा रही है मगर गुरुद्वारे बंद कर रखे हैं। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ दारू ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ 'ਚ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। लेकिन अब तय हो गया है कि धार्मिक स्थल खुलेंगे, लेकिन नियमों के साथ। कर्नाटक सरकार ने मंदिरों के लिए ये नियम बनाए हैं कि मंदिर परिसर में फॉगिंग, मंदिर कर्मचारियों के लिए अनिवार्य मुखौटा, पुजारी को भी मास्क पहनना होगा, 6 फीट सामाजिक दूरी जरूरी होगी, फ्लोर मार्कर लगाए जाएंगे, श्रद्धालुओं की थर्मल स्कैनिंग होगी। जाहिर सी बात है, ऐसे ही नियम सब जगह सारे धार्मिक स्थलों पर लागू होंगे। आज तक ब्यूरो। केंद्र सरकार ने अनलॉक 1 की गाइडलाइंस जारी की तो कई राज्यों ने अपने अपने सूबे के नियम भी बता दिए कि वो अनलॉक 1 को किस तरह से लागू करेंगे। आपको दिखाते हैं कि कौन से राज्यों में अनलॉक 1 का मतलब क्या है, कहां क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। कोरोना के संक्रमण से पूरा भारत कराह रहा है। बावजूद इसके लॉकडाउन 4 के बाद अब अनलॉक 1 की रियायत शुरू हुई है। 3 चरणों में शुरू होने वाली इन रियायतों को लेकर केंद्र सरकार ने तो गाइडलाइन जारी कर दी है, मगर उसने राज्यों को फैसला करने का अधिकार भी दिया है कि वो तय करें कि उनके सूबे में कोरोना संक्रमण की स्थिति क्या है और वो ऐसे संकट काल में क्या फैसले लें। वास्तव में जो लंबे समय से प्रतीक्षारत हमारे उद्योग थे उनको राहत मिलेगी और शायद देश की बड़ी जरूरत थी जिसे खोलने की कोशिश की है। समय भी इतना दिया है कि हम साफ सफाई के साथ में चीजों को प्रारंभ कर पाएंगे। केंद्र की गाइडलाइंस के बाद कई राज्यों ने अपने अपने सूबे में नई गाइडलाइंस जारी की है। गुजरात में क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, देखिए। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। सभी दुकानें शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें सभी जिलों में चलेंगी। सभी सरकारी ऑफिस सोमवार से खुलेंगे। होटल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल केंद्र के नियमों के आधार पर खुलेंगे। राजस्थान सरकार ने भी अपनी गाइडलाइंस जारी की हैं। 1 जून से सभी पर्यटन स्थल खोल दिए जाएंगे। पहले और दूसरे हफ्ते में टूरिस्ट मुफ्त में पर्यटन स्थल पर जा पाएंगे। तीसरे सप्ताह आधे पैसे देकर पर्यटन स्थल पर जा सकेंगे। चौथे सप्ताह पर्यटन स्थल का पूरा शुल्क देना होगा। जू और रणथंबोर टाइगर रिजर्व पार्क खोल दिया गया है। नाइट टूरिज्म और लाइट एंड साउंड शो बंद रहेंगे। पंजाब सरकार ने कहा है कि फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के नियमों का पालन किया जाएगा और केंद्र की गाइडलाइंस को ठीक से पढ़कर सूबे की गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। उधर यूपी के सीएम भी दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया से मुखातिब होंगे। बहुत संभव है कि वो सूबे की गाइडलाइंस पर बात करें। जो कंडीशंस है वो अलग अलग है। इस समय उत्तर प्रदेश बहुत बेहतर है सब राज्यों में। योगी जी ने एक प्रकार से उत्तर प्रदेश की एक मिसाल भी कायम कर दी है उनके नेतृत्व में और जिस प्रकार से पूरे भारत की तारीफ हो रही है, कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की भी चर्चा उसमें होती है, विश्व भर में हो रही है। तो उसमें क्या निर्णय लेते हैं देखते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र की गाइडलाइंस जारी होने के पहले ही संकेत दे दिए थे कि वो राज्य में लॉकडाउन बढ़ाएंगे। स्कूल खुलेंगे 13 जून के बाद। अब कोरोना है, वैसे तो कोशिश होगी कि स्कूल खुल जाए। अभी तक खुलना तय है
लेकिन अंतिम फैसला तो थोड़े दिनों के बाद लेंगे। अभी शुरुआती दौर है, एक दिन बाद सारी तस्वीर साफ हो जाएगी कि अनलॉक 1 में कौन से राज्य कितनी रियायत देंगे और कोरोना की लड़ाई को किस ढंग से लड़ेंगे। आज तक ब्यूरो। अब कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, लेकिन जीने का तरीका बदल गया है। देश में कोरोना की रफ्तार थमने की बजाय लगातार डरा रही है और अब 1 जून से देश धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है। तो अब बस एक ही फॉर्मूला है, घर से बाहर भी रहें तो सुरक्षित रहें। करीब 70 दिन लॉकडाउन रहने के बाद देश अब 1 जून से धीरे धीरे अनलॉक होगा। स्कूल, कॉलेज, मॉल, होटल, मंदिर, मस्जिद सब आपके लिए धीरे धीरे खोले जाएंगे। बस शर्त यह है कि आप अपनी जान माल की रक्षा स्वयं करें। लॉकडाउन में कोरोना को हराने का फॉर्मूला था घर में रहें, सुरक्षित रहें, मगर अब अनलॉक 1 में नया फॉर्मूला है, घर से बाहर रहें फिर भी सुरक्षित रहें, क्योंकि कोरोना अब बड़े शहरों से होते हुए गांवों की गलियों तक पहुंच गया है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए और सावधान और सतर्क होकर चलिए, क्योंकि जहां लापरवाही वहीं कोरोना। देश में कोरोना के कुल केस 1,73,763 हो गए हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना के 7,964 नए मामले आए। देश में 24 घंटे में 265 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना से कुल 4,971 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना से 82,370 लोग ठीक हुए। सरकार की रियायतों का मतलब कतई ये नहीं है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा पार कर जाएं। घर से निकलें तो मास्क और दस्ताने कभी ना भूलें। आपको पीएम मोदी की वो लाइनें तो याद होंगी ही, 2 गज की दूरी है जरूरी। हमें ये ध्यान रखना है कि शारीरिक दूरी, 2 गज की दूरी, ये मंत्र भूलना नहीं है। गांव गांव, घर घर, गली गली, 2 गज की दूरी, ये शारीरिक दूरी, साथ साथ मुंह को फेस कवर या मास्क से ढकना, हाथों की बार बार सफाई की बात हो। आने वाले दिनों में भी हमारे लिए इस बीमारी से बचने का यही बड़ा रास्ता है। जीवन चलने का नाम है। कोरोना के संकट से बचकर चलते रहना ही सबसे बड़ा हुनर है। हमेशा याद रखिए, खुद सुरक्षित रहेंगे तो परिवार, समाज और देश सुरक्षित रहेगा। लॉकडाउन में तो सरकार ने आपको कोरोना से जंग जीतने के सारे हुनर बता दिए। अनलॉक भारत में अब समझदारी की बारी आपकी है, क्योंकि जान के साथ जहान भी जरूरी है। आज तक ब्यूरो। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की कल पहली वर्षगांठ थी। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ऑडियो संदेश के जरिए अपनी सरकार की कामयाबियों को जनता के सामने पेश किया। बड़े फैसलों का जिक्र किया गया और भविष्य का रोड मैप बताया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन 30 मई 2019 को नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। 1 साल पूरा होने के बाद वक्त आया अपनी सरकार के कामकाज का लेखा जोखा पेश करने का। प्रधानमंत्री ने पहले देश के नाम एक चिट्ठी जारी की, फिर ऑडियो संदेश के जरिए बारी बारी से अपनी सरकार की उपलब्धियों पर अभिमान किया। आर्टिकल 370 की बात हो, सदियों पुराने संघर्ष के सुखद परिणाम, राम मंदिर निर्माण की बात हो, आधुनिक समाज व्यवस्था में रुकावट बना ट्रिपल तलाक हो, या फिर भारत की करुणा का प्रतीक नागरिकता संशोधन कानून हो, ये सारी उपलब्धियां आप सभी को स्मरण है। प्रधानमंत्री ने खास तौर पर धारा 370 और ट्रिपल तलाक कानून के खात्मे का जिक्र किया। पहले कार्यकाल में सर्जिकल और एयर स्ट्राइक पर गर्व किया, तो मौजूदा कार्यकाल के पहले वर्ष को बड़े कामों के लिए आशीर्वाद वाला साल बताया। उस कार्यकाल में जहां सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, वहीं हमने 1 रैंक 1 पेंशन, 1 नेशन 1 टैक्स,
जीएसटी, किसानों की एमएसपी की बरसों पुरानी मांगों को भी पूरा करने का काम किया। वह कार्यकाल देश की अनेकों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समर्पित रहा। देश इस वक्त कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हराने के लिए देश की जनता का साथ मांगा है और इसके लिए आत्मनिर्भरता के मंत्र को सर्वोपरि माना है। अपने बलबूते पर चलना ही होगा और इसके लिए एक ही मार्ग है, आत्मनिर्भर भारत। अभी हाल में आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए दिया गया 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। 130 करोड़ की आबादी वाले भारत में बेशक कोरोना के केस 1.25 लाख के करीब हो चुके हैं, लेकिन दुनिया के विकसित और धनी देशों के मुकाबले हमारी स्थिति बेहतर है। पीएम मोदी को संपूर्ण विश्वास है कि भारतवासियों की सामूहिक क्षमता इस महामारी को हरा करके ही दम लेगी। सभी देशवासियों ने भारत को देखने का नजरिया बदलकर रख दिया है। आपने ये सिद्ध करके दिखाया है कि विश्व के सामर्थ्यवान और संपन्न देशों की तुलना में भी भारतवासियों का सामूहिक सामर्थ्य और क्षमता अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ऑडियो संदेश में न सिर्फ अपने दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियों का इतिहास बताया, बल्कि भविष्य के भारत के लिए विकास का रोड मैप भी समझाया। अभी तो मोदी सरकार 2.0 का पहला साल गुजरा है, 4 साल अभी बाकी हैं और मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश में बता दिया है कि आगे के लिए उनका एजेंडा क्या है। आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र के पूर्व सामाजिक न्याय मंत्री चंद्रकांत हंडोरे जब कोरोना को मात देकर लौटे तो उनके समर्थक खुद को रोक नहीं पाए। स्वागत के चक्कर में नियम ताक पर रख दिए गए। लोगों की भीड़ जुटी है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, सब खुशी में झूम रहे हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिरकार उनके नेता कोरोना को हराकर घर लौटे हैं। ये क्या, नेताजी के स्वागत सत्कार के चक्कर में सोशल डिस्टेंसिंग हवा हवाई हो गई। चंद्रकांत हंडोरे भी उत्साहित समर्थकों को देखकर खुद को रोक नहीं पाए और चेहरे से मास्क हटाकर अभिवादन स्वीकार किया, लेकिन जल्द ही परिवार ने मास्क लगाने की गुजारिश कर दी। पूर्व मंत्री हंडोरे शनिवार शाम को कोरोना को हराकर घर लौटे तो समर्थकों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। देखते ही देखते भीड़ बढ़ गई। अपने नेता से मिलने के लिए समर्थक बेकाबू हो गए। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। मुंबई में नेताजी के स्वागत में जुटी भीड़ इसलिए भी परेशान करने वाली है क्योंकि मुंबई में कोरोना की रफ्तार बेकाबू है। कम से कम अपने नेता का हाल देखकर ही ये समर्थक कुछ सीख ले लेते, लेकिन उत्साह में सोशल डिस्टेंसिंग स्वाहा हो गई। सवाल ये भी है कि लॉकडाउन के बीच इतनी भीड़ कैसे जुटी। एजाज खान, मुंबई, आज तक। एमपी यूपी के कई शहरों में चमगादड़ों की मौत हो रही है। बलिया के एक इलाके में बगीचे में सैकड़ों चमगादड़ों की अचानक से मौत हो गई और ग्रामीणों में दहशत फैल गई। बगीचे में सैकड़ों की तादाद में चमगादड़ों की रहस्यमयी मौत से हड़कंप मचा है। लोगों में एक ही सवाल कि इतने सारे चमगादड़ों की मौत कैसे हुई। इलाके में दहशत है। कोई इसे गर्मी से मौत बता रहा है, किसी को इसके पीछे अनजाने वायरस का खौफ दिख रहा है। वो हल्ला हुआ तो मौके पर पुलिस और विशेषज्ञों की टीम पहुंची। चमगादड़ों को उठाया गया, मौत की वजह तलाशी जा रहे हैं। सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए हैं।
अभी हम लोगों ने सैंपल भोपाल लैब भिजवा दिया है और अब देखते हैं वहाँ से रिपोर्ट क्या आती है। और अभी वहाँ ऑब्जर्वेशन भी चलता रहेगा कि अभी आगे भी मौत हो रही है कि बस इतना ही हुआ था। अगर इतना ही है तो हो सकता है हीट स्ट्रोक इसका रीज़न हो सकता है, अभी जो हमने ऑब्जर्व किया उसके आधार पर। सिर्फ एमपी ही नहीं, उत्तर प्रदेश के भी कई शहरों में चमगादड़ों की मौत हो रही है। बलिया के एक इलाके के बगीचे में सैकड़ों चमगादड़ों की अचानक मौत से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। गोरखपुर के बेलघाट के एक बाग में भी सैकड़ों चमगादड़ मृत देखे गए। यहाँ भी वही सवाल, ग्रामीणों के बीच वैसा ही डर। सवाल एक ही कि सैकड़ों की तादाद में चमगादड़ों की मौत क्यों हो रही। जांच के बाद तमाम सैंपल बरेली भेजे गए। जो शेडी ट्री है वो उनको मिल नहीं रहा है, तो जब यूकेलिप्टस जैसे ट्री पे अगर रहेंगे तो लू का इफेक्ट उनको या हाई टेम्परेचर का इफेक्ट ज़्यादा होगा। और इसका इंडिकेशन इसके हेमरेज के अलावा ब्रेन में जो इसके विंग हैं उन पे भी बर्न मार्क्स है, विंग जॉइंट्स पे। तो विंग जॉइंट पे जो बर्न मार्क्स है वो भी इंडिकेट करता है कि हीट स्ट्रोक का मसला है। जांच रिपोर्ट के बाद ही चमगादड़ों की मौत की वजह का खुलासा होगा, लेकिन ये साफ है कि कोरोना काल में आसपास कोई भी अनजाना बदलाव होते देख लोग परेशान हो रहे हैं। चमगादड़ों की मौत के बाद दहशत की ये भी एक बड़ी वजह है। सिंगरौली से हरिओम सिंह, बलिया से अनिल अकेला के साथ गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर, आज तक।